इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन देखेंगे। पहले थोड़ा सा जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन जो हम लोग जनरली पढ़ते आए हैं। लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है एस, वो काम सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा करता है। जो काम लीनियर मोशन में वेलोसिटी करता है, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी v ले लेते हैं। जो काम लीनियर मोशन में वेलोसिटी करता है वो काम सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी करता है, ओमेगा। तो इनिशियल को ओमेगा नॉट ले लेंगे और फाइनल को ओमेगा ले लेंगे। जैसे आपका v ds/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही ओमेगा जो है वो d θ/dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल चल रहा है। जो s करता है वो थीटा करता है, जो v करता है वो ओमेगा करता है। तो v ds/dt होगा तो ओमेगा d θ/dt होगा। जो काम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a करता है, सर्कुलर मोशन में वो काम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू, अच्छा a क्या होता है आपका, एक चीज और देख लेते हैं। a होता है हमारा dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अल्फा क्या होगा, v का करस्पॉन्डिंग क्या है, ओमेगा है, तो d ओमेगा/dt। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का करस्पॉन्डिंग ओमेगा इज इक्वल टू यू का करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताइए s का करस्पॉन्डिंग क्या है, s का करस्पॉन्डिंग थीटा, u का करस्पॉन्डिंग क्या है, u का करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v का करस्पॉन्डिंग क्या है, u ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, a का अल्फा और s का थीटा। सो ये कंपैरिजन हो गया। सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस है वो कैलकुलस मेथड से हम डिराइव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही डिराइव करेंगे जैसा हमने लीनियर मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमने डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा कहानी लिखना होगा। मैंने बताया था डेरिवेशन में तीन चीजें, अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है, कहानी तो जरूर लिखना है, कंसीडर वगैरह जो पार्ट होता है उसे मैं कहानियां बोल रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा मैथमेटिकल पार्ट जो कि मेन पार्ट हो गया। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कंसीडर वगैरह मैं बोल दे रहा हूँ और मैथमेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लिखिएगा कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ it starts its motion with initial velocity omega naught. After some time t, its velocity become omega and it covers an angular displacement of theta. Let acceleration acting on a particle be, let angular acceleration acting on particle be alpha. तो आगे बढ़ते हैं, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। आपको याद है जब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव कर रहे थे, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपने a से स्टार्ट किया था, a इज इक्वल टू dv/dt लिखकर। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग a का करस्पॉन्डिंग यानी अल्फा से स्टार्ट करेंगे। तो अल्फा से स्टार्ट करेंगे, अल्फा d ओमेगा/dt होता है, इधर की ओर d ओमेगा, ये हो जाएगा अल्फा dt। दोनों साइड डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट। लिमिट क्या होगा, ओमेगा का लिमिट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट माना है, फाइनल ओमेगा माना है, तो ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक। तो इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट, क्या हो जाएगा आपका डी ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक इज इक्वल टू अल्फा डी टी, 0 से लेकर टी तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक अल्फा टी माइनस 0। तो ये होगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम कर देते हैं इसको, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। तो s का करस्पॉन्डिंग थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे। आपको याद है उसमें हमने प्रोसीड कहाँ से किया था, उसमें प्रोसीड किया था v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से, तो v का करस्पॉन्डिंग ओमेगा और इसका करस्पॉन्डिंग थीटा। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी से, लिखेंगे सिंस ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, दिस इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि हमने वहां पे v का किया था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट। ठीक है, अल्फा बाहर हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ओमेगा नॉट डी टी, सॉरी ये डी टी है नॉट टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अगले स्टेप में कर देंगे, अल्फा बाहर हो जाएगा टी डी टी, यानी ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो याद होगा सबसे पहले वहां पे एक फॉर्मूला हमने लिखा था a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, तो वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे भी डिराइव करेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो एक ही जगह अल्फा से स्टार्ट करेंगे। अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड किया था उसमें, तो डी एस का करस्पॉन्डिंग डी थीटा। और अगेन मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसा कोई टर्म डिफाइन नहीं होता है, मतलब ये वाला इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ये आपके समझने के लिए। आप सीधे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। आपके समझने के लिए डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड और इधर उधर एक्सचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये आपका अल्फा डी थीटा इधर जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा, इधर लिख देते हैं ओमेगा डी ओमेगा, इंटरचेंज करते हैं और अल्फा डी थीटा और इंटीग्रेट करते हैं विथ इन द लिमिट। लिमिट अगर ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक और थीटा 0 से लेकर थीटा तक, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा थीटा 0 से लेकर थीटा तक, ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 अल्फा थीटा। डिराइव हो गया ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी। आप पॉज कर सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकते हो। सो इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए आप साथ ही साथ एक नोट्स भी बनाते चलेंगे इसके स्टार्टिंग से ही। अगर आपने नहीं बनाया तो स्टार्टिंग से एक बार बनाना शुरू कर दीजिएगा और केवल मैथमेटिकल पार्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखिएगा, वही रिवाइज करना है। कंसीडर वगैरह तो आप लिख लोगे एग्जाम में, डायग्राम मैं बनवा ही रहा हूँ, मैथमेटिकल पार्ट लिखवा ही रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कुछ रिलेशन है, लाइक थीटा और एस में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है, और अल्फा और आर में क्या रिलेशन होता है, एंड देन सेंटीमीटर एक्सटेंशन। तो रिलेशन भी देख लेते हैं। ये आपके उसमें कोर्स के इंट्रोडक्शन में लिखवाना भूल गया था, रिलेशंस भी हैं, छोटा सा है बस। जैसे कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करता है
तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है। इसने जो डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन में वो एस हो गया, और जो एंगुलर मोशन में कवर किया वो थीटा हो गया। तो आपको पता है एंगल इन रेडियन, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं इन रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिग्री नहीं रेडियन होता है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली फिजिक्स में रेडियन यूज करते हैं। आपको पता होगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ बाय रेडियस। इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो एंगल इन रेडियन यानी कि थीटा जो है, एंगल इन रेडियन थीटा जो है आपका वो हो जाएगा एस बाई आर, यानी कि एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। रिलेशन हो गया किस किस में? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। दूसरा रिलेशन हम करते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में तो इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं। इक्वेशन 1 जो कि s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा है, इसे मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा आपका ds by dt is equal to r d theta by dt, यानी कि v is equal to r into ओमेगा। ये आपका वेलोसिटी हो गया। उसके बाद हम तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं एक्सीलरेशन का रिलेशन। तो इसको मैं दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, both side of equation 2 with respect to t, क्या होगा r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तीनों डेरिवेशन हो गया। इसके अलावा जो अगला डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद है 2 स्टार मार्किंग भी दिया था, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो करते हैं हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में। देखिए सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझा देता हूं। वैसे ये रिवीजन टाइप का कोर्स चल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सब जानते होंगे क्या होता है, बट एक हल्का ब्रीफ व्यू दे रहा हूं मैं आपको। एक ब्रीफ सा व्यू देखते हैं, फिर हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। देखिए 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जनरली बच्चों का आदत होता है एक्सेलरेशन 0 बोलने का, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए हो गया, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की ओर है। अगर ये पॉइंट बी हो गया तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की ओर है। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर डायरेक्शन चेंज होगा
तभी बॉडी, अगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा तभी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा। वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। और अगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। देखिए एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम करे, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम करता है वो केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। तो और हाँ, अगर कोई ऐसा एक्सेलरेशन है जो एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल पे काम करा तो दोनों चेंज करेगा, उसका कंपोनेंट लेके देख लेंगे। हाँ, बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जो कि ये केस है, तो उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन है तो उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जरूर चेंज होगा। और ऐसा एक्सेलरेशन जो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर और सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा, परपेंडिकुलर होगा और सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। आप एक धागे में पत्थर को बांध दो और ऐसे से घुमाओ, जब धागा टूटेगा तो पत्थर हमेशा टेंजेंशियली निकलेगा। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए जो वेलोसिटी होगा वो जो एक्सेलरेशन होगा वो रेडियस के अलोंग होगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के अलोंग है। तो ये एक्सेलरेशन आपका रेडियस के अलोंग होगा, यानी रेडियल होगा। इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और सिंस ये सेंटर की ओर काम करता है इसलिए इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें दो एक्सेलरेशन काम करता है, एक इधर की ओर भी काम करता है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रिपिटल तो काम करेगा ही, और एक और इधर की ओर काम करेगा जिसको टेंजेंशियल बोलते हैं, जिसकी वजह से v का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, जिसका वैल्यू आपने अभी भी निकाला r इंटू अल्फा। सो अभी तो हम लोग डेरिवेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन करने के लिए बेटर होगा आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लीजिए। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेते हो तो उसमें दो एक्सेलरेशन काम करेगा, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। आप नेट एक्सेलरेशन निकालिएगा, उसके बाद टेंजेंशियल को आपको अलग करना पड़ेगा। तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर लेते हो तो केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो देखते हैं इसको। सो हम लोगों को क्या लेना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहानी में हम लिखेंगे कंसीडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड v। अब एक पॉइंट A ले लेते हैं और एक पॉइंट B ले लेते हैं। A पे जो वेलोसिटी है वो v1 है और B पे जो वेलोसिटी है वो v2 है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंसीडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। with speed v। मतलब ये v1 और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी अगर मैं इसको लिखूंगा, ये v1 वेक्टर हो गया, ये v2 वेक्टर हो गया, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन वाली अलग अलग है। वो कितना है, v है। और a और b के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसे डेल्टा v ले लेते हैं। ये डेल्टा v हो जाएगा हमारा। अब देखिए, ये है आपका O पॉइंट ले लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही इसे डेल्टा आर कह लेते हैं। डेल्टा वी अभी हम लोग निकालेंगे, इसे डेल्टा आर कह लेते हैं। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा डेल्टा आर कह लेते हैं। ए और बी के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसके लिए ग्राफ डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो इधर की ओर v1 हो गया और इधर की ओर v2 हो गया। आप सिंपली एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में v1 काम कर रहा है उस डायरेक्शन में आप v1 दिखा दीजिए, जिस डायरेक्शन में v2 काम कर रहा है इधर की ओर उसे v2 को दिखा दीजिए एक पॉइंट पे। मतलब v1 और v2 को एक पॉइंट पे प्लॉट करेंगे, वो पॉइंट P हो गया। v1 और v2 को एक पॉइंट पे प्लॉट करेंगे, उस पॉइंट को P कहते हैं और इसे x मान लेते हैं। अभी याद है आपको, इसे मैंने डेल्टा v माना था,
मैंने बोला था डेल्टा वी निकालूंगा, मैं निकाल रहा हूँ, बट अभी मैंने इसे x मान लिया है। तो ये जो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR में ये V1 है, ये x है, ये V2 है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी भी हमने डिस्कस किया था, लगेगा ये दोनों सेम ऑर्डर में है, V1 और x सेम ऑर्डर में है, तो V1 प्लस x इज इक्वल टू V2, यानी x जो है वो V2 माइनस V1 है। और अगर x V2 माइनस V1 है तो x को डेल्टा V बोल सकते हैं, तो इसे x नहीं बोलकर मैं डेल्टा V बोलता हूं। तो यहां पे भी डेल्टा V लिख देता हूं, मतलब एग्जाम में मुझे डेल्टा V यूज करना है। x मैंने आपको समझने के लिए लिया था, सो डेल्टा V ये हो गया। अब आप इन दो ट्रायंगल को देखिए, ये रेडियस r है, ये रेडियस r2 है, बट r1 और r2 तो बराबर होगा। फिलहाल मैं r1 और r2 लिख देता हूं, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ का, एक सर्कुलर मोशन का सारा रेडियस बराबर होता है, तो r1 और r2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उनका डायरेक्शन अलग अलग है। अब ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी काम कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने पॉइंट किया है। तो जो V1 और V2 के बीच में एंगल होगा वही R1 और R2 के बीच में एंगल होगा, ये एंगल बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि V1 के परपेंडिकुलर है R1 और V2 का परपेंडिकुलर है R2। जो एंगल दो लाइन के बीच में, दो वेक्टर के बीच में होगा वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा, यानी जो एंगल V1 और V2 के बीच में होगा यहाँ पे प्लॉट करने के बाद, वही एंगल उनका परपेंडिकुलर यानी कि R1 और R2 के बीच में होगा, थीटा एंगल। अब देखिए, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को देखता हूँ, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल PQR, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिंस triangle OAB is similar to triangle PQR, so आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं V1 by R1 is equal to delta V by delta R, और V1 is equal to V2 is equal to V है, R1 equal to R2 equal to R होगा, क्योंकि रेडियस तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं V by R यानी कि डेल्टा V is equal to V by R into डेल्टा R। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए, आप बेसिकली नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, बट आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक एक्सेलरेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर वही आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिए होते तो आपको फिर मुश्किल हो जाता, थोड़ा टेंजेंशियल निकालना पड़ता, फिर दोनों का रिजल्टेंट लेकर माइनस करना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करोगे आप हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लोगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, मतलब नेट एक्सेलरेशन के बराबर। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा टी। AC इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा टी, और डेल्टा V का वैल्यू आपने निकाल रखा है V बाई R इंटू डेल्टा R बाय डेल्टा टी। सो नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी डेल्टा V बाय डेल्टा टी होगा, और डेल्टा V का आपने जो वैल्यू निकाला V बाई R डेल्टा R वो पुट कर दिया, तो देखिए क्या होगा ये वैल्यू। AC इज इक्वल टू, ये जो V बाई R है उसको V बाई R लिख देते हैं, और जो डेल्टा R बाई डेल्टा टी है उसको साइड में डेल्टा R बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। अब देखिए, आपको पता है ये डेल्टा R जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट हो गया A से लेकर B तक। हम लोग A से B तक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो डेल्टा R बाई डेल्टा टी जो है वो वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि V हो जाएगा, यानी कि AC जो है वो V स्क्वायर बाई R होगा। फर्दर आपको पता है V जो है वो ओमेगा R के बराबर होता है, V जो है ओमेगा R के बराबर होता है। सो AC जो है वो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई R होगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर R। सो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग सर्कुलर मोशन के सारे डेरिवेशन कर लिए। अगले लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के डेरिवेशन को देखेंगे।